प्रक्रियाओं को। जैसे एक में तो कानून की भावना देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, और एक में मतलब वो एक तो रॉबर्ट नोजिक का रह गया, पहला वाला आप करो रॉबर्ट नोजिक का है, और दूसरा है वो रोल्स का है, ऐसा मान सकते हो आप। जो सभी को समान संरक्षण दे रहा है और समानता की बात कर रहा है। और संरक्षण में क्या है कि वो आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है, इसलिए वो है अपना सिद्धांत तो पूरा है, जो थ्योरी है वो रोल्स की थ्योरी को पूरा अपना। कानून की भावना। हाँ हाँ, भावना में आ गया, और उसके लिए बदलाव भी कर सकता है ना, युक्ति प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं वो भी इसमें शामिल है। रॉबर्ट नोजिक का न्याय सिद्धांत। अब देखो, रॉबर्ट नोजिक ने एक पुस्तक लिखी है जो पहले मैंने लिखाई थी, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ऐसी यूटोपिया का क्या मतलब है यहाँ पर? कल्पना लोक। ऐसी टॉमस मूर ने लिखी किताब, टॉमस मूर, क्या नाम था इसका? यूटोपिया। 1516 में। इसमें कल्पना लोक की बात कर रहा है वो, समाजवाद को लागू करने के लिए उसका ऐसा सिद्धांत है। यहाँ अनार्की, इसका मतलब अराजकता होता है, स्टेट राज्य और कल्पना लोक। जो टर्म यूज किए गए उसके न्याय के संदर्भ में ही है कि अनार्की क्या है, वही होगा अगर आप लागू कर दोगे उसको समानता के सिद्धांत को छीन कर। आप रोल्स वाला थ्योरी है, तो रोल्स से उसने 3 साल बाद अपनी पुस्तक में इस न्याय के सिद्धांत को दिया। और रोल्स का जो तीसरा सिद्धांत है या दूसरे भाग का उप सिद्धांत है, जहाँ अवसर की उचित समानता की बात कही गई है, उस सिद्धांत को नोजिक आगे बढ़ाता है। और जो नोजिक का न्याय सिद्धांत है उसे हकदारी न्याय सिद्धांत या अधिकारिता न्याय सिद्धांत कहते हैं। अधिकारिता न्याय सिद्धांत। रॉबर्ट नोजिक का यह मानना है कि न्याय सेम प्रक्रिया है, जो लोग योग्य हैं और जो लोग अयोग्य हैं। यानी कि इसका यह मानना है कि न्याय पर हक किसका है? जो योग्य होता है। अयोग्य लोगों का इस प्रक्रिया पर कोई भी हक नहीं होता है। रॉबर्ट नोजिक का न्याय सिद्धांत तात्विक न होकर कैसा है? प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत है। वह केवल न्याय की प्रक्रिया की बात करता है कि आप प्रक्रिया को सही रखिए, उसके बाद किसको क्या मिलता है, किसको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये अपना विषय नहीं है। आपको केवल प्रक्रिया को सही रखना है। अगर प्रक्रिया उचित है, उसके बाद किसी को मिला नहीं मिला, ये उसकी कमी है, इसके लिए वो खुद उत्तरदायी है। मान लीजिए आपने जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार का सिद्धांत जिसको कहा जाता है, ये मानवीय आवश्यकता पर आधारित नहीं है, ये किस पर आधारित है? योग्यता पर आधारित है, डेजर्ट पर आधारित है, योग्यता पर आधारित है। न्याय की हमें केवल प्रक्रिया सही रखनी है। लिखो इसमें थोड़ा कुछ समझा। रॉबर्ट नोजिक ने अपनी पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 के अंतर्गत अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट लाइन। रॉबर्ट नोजिक के न्याय सिद्धांत को, रॉबर्ट नोजिक के न्याय सिद्धांत को हकदारी या अधिकारिता का न्याय सिद्धांत कहा जाता है। नोजिक के न्याय सिद्धांत को हकदारी या अधिकारिता का न्याय सिद्धांत कहा जाता है।
नेक्स्ट लाइन, रॉबर्ट नोजिक का न्याय सिद्धांत, ये नोजिक का न्याय सिद्धांत योग्यता या बाजार का न्याय सिद्धांत कहलाता है। नोजिक का न्याय सिद्धांत योग्यता या बाजार का न्याय सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट लाइन, नोजिक के अनुसार राज्य द्वारा प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की, नोजिक के अनुसार राज्य द्वारा प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की प्रक्रिया सही और उचित होनी चाहिए। नोजिक के अनुसार प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की प्रक्रिया या राज्य द्वारा प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की प्रक्रिया उचित और सही होनी चाहिए। कंटिन्यू, इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। अर्थात नोजिक ने भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। अर्थात नोजिक ने जॉन रॉल्स के अवसरों की उचित समानता के सिद्धांत का, अर्थात नोजिक ने जॉन रॉल्स के अवसरों की उचित समानता के सिद्धांत का समर्थन किया है। समर्थन बोल रहे हैं, अवसरों की उचित समानता का या समानता के सिद्धांत का समर्थन किया है। इसका मतलब है कि रोल्स का वह कौन सा सिद्धांत है जिसका अनुसमर्थन नोजिक ने किया है। तीन सिद्धांत मैंने बताया, तो समान स्वतंत्रता का सिद्धांत है, दूसरा भेदभाव का सिद्धांत है, और तीसरा अवसरों की उचित समानता का सिद्धांत है। तो उचित वर्ड भी यहाँ यूज किया गया। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी सबको दी जानी चाहिए और समान रूप से दी जानी चाहिए। अब इसके बाद किसको क्या मिलता है और किसको क्या नहीं मिलता है, इस पर राज्य विचार नहीं करेगा, यानी राज्य मूल्यांकन नहीं करेगा। वह ये कह रहा है कि केवल प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है, प्राथमिक वस्तुएं हैं, प्राथमिक वस्तुओं को वितरित करना है, और वितरित करना है तो वितरण करने की प्रक्रिया क्या हो। प्रक्रिया के लिए वो कह रहा है कि वितरण करने की प्रक्रिया किस आधार पर वितरण किया जाए, अवसर के आधार पर वितरण किया जाए। हर व्यक्ति को ये अवसर दें कि वह राज्य की प्राथमिक वस्तुओं को प्राप्त कर सके। अब इसके बाद अगर व्यक्ति प्राप्त करने में असक्षम रहता है या असफल रहता है तो राज्य कोई भी सहायता नहीं करेगा, यानी कि राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत का वो समर्थन करता है। ऐसा क्यों है, उसके आगे जब विषमता है उसके आगे लिखेंगे, लिखो आगे। तो इसको उसने आगे बढ़ाया, नेक्स्ट लाइन, नोजिक ने प्रक्रियात्मक न्याय को आगे बढ़ाते हुए, नोजिक ने प्रक्रियात्मक न्याय को आगे बढ़ाते हुए उसकी प्रक्रिया को ही केंद्र में रखा है। इसलिए यदि प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की प्रक्रिया में, इसलिए यदि प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की प्रक्रिया में किसी प्रकार का
अन्याय होता है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। किसी प्रकार का अन्याय होता है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु वितरण के बाद मूल्यांकन करने पर यह मालूम होता है कि परंतु वितरण के बाद मूल्यांकन करने पर यह मालूम होता है कि पदों और स्थितियों के संदर्भ में अथवा सामाजिक व आर्थिक असमानता विद्यमान है। तो सामाजिक आर्थिक विषमता या असमानता विद्यमान है, या कोई गरीब है और कोई अमीर है, या कोई गरीब है या अमीर है, तो ऐसी प्रत्येक स्थिति के लिए वह व्यक्ति खुद उत्तरदायी होता है। ऐसी प्रत्येक स्थिति के लिए वह व्यक्ति खुद या स्वयं उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट लाइन, इस असमानता को बदलने के लिए राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस असमानता को बदलने के लिए राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसका मतलब रॉबर्ट नोजिक यहाँ कह रहा है कि हमें केवल प्रक्रिया का ध्यान रखना। जो पहले मैंने बताया कि दौड़ प्रतियोगिता होती है ओलंपिक में, और जो सर्किल होता है उसमें किस व्यक्ति को कहाँ पर रखना है, तो जो पास में रहेगा इस लाइन के वो पास में रहेगा। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ये व्यक्ति अपनी पोजीशन बदल देगा। तो इस तरह से क्या होते हैं, पोजीशन में रहते हैं और उसके बाद वो दौड़ करते हैं। अब राज्य का काम ये है कि लाइन ऑर्डर को मेंटेन करे और प्रक्रिया को उचित करे। उसके बाद ये भी ध्यान रखें कि जब ये प्रतियोगी दौड़ रहे हैं तो दौड़ने से पहले उनका जो चेकअप होगा वो रूटीन चेकअप होगा ही होगा। इसके बाद भी कोई व्यक्ति किसी के साथ दुर्भावनावश, प्रक्रिया चल रही है तब की बात, दुर्भावनावश किसी को गिराए नहीं, कोई अन्य साधनों का सहारा नहीं ले, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो इसमें, ऐसी स्थिति का ध्यान रखेगा राज्य। अब इसके बाद मान लीजिए दौड़कर जो पहुंचते हैं 2 ही लोग पहुंचते हैं, 3 लोग पहुंचते हैं, 5 लोग पहुंचते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तो पीछे क्यों रह गए हो? रॉबर्ट नोजिक कहता है कि उनमें दौड़ने की क्षमता नहीं थी, उनमें दौड़ने की योग्यता नहीं थी, तो अब पीछे रह गए तो पीछे ही रहेंगे। उनके पास कितने भी बहाने हो सकते हैं, उसका हमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। केवल वो कह रहा है कि केवल हम प्रक्रिया को मेंटेन रखेंगे। हम उसके बाद ये देखते हैं कि बहुत से लोग तो पीछे रह गए, कुछ लोगों ने रोटी नहीं खाई थी, कुछ लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिली थी, कुछ लोगों को टिकट नहीं मिली थी, कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आई, कुछ लोगों को भोजन नहीं मिला, कुछ लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं थी। जो भी है, राज्य को इससे कोई लेना देना नहीं। राज्य यहाँ परिणाम जो है, परिणाम पर ध्यान रखेगा, परिणाम को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। रिजल्ट क्या है वही रहेगा, रिजल्ट में चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा कि जो पीछे रह गए उनको भी तवज्जो दे दी जाए। हीनतम स्थिति का वो प्रतिरोध करता है कि इस व्यक्ति के, मान लीजिए अब आप मूल्यांकन करते हो कि आपने स्वतंत्रता बांटी, किसी के पास ज़्यादा है, आपने आय बांटी, किसी के पास ज़्यादा है, आपने संपत्ति बांटी या अवसर दिया उनको
कि वो आए और कमाए। जैसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार की बात कही मैंने, मान लीजिए संस्थान आती है और संस्थान मार्केट में पैसा का कलेक्शन कर लेती है। अब आप ये नहीं कह सकते साहब इस संस्थान के पास तो पैसे ज्यादा हो गए और दूसरे संस्थान तो पीछे रह गए। हालांकि राज्य तो हमारी यह करता है सब्सिडी देना, सब चीजें हैं, परंतु लॉजिक कह रहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करना अन्यायपूर्ण है। अब अन्यायपूर्ण क्यों है? रोल्स को कह रहा है न्यायपूर्ण है, क्यों है? क्योंकि जिस व्यक्ति पर जिसका हक होता है, अधिकार होता है, उसको कोई भी छीन नहीं सकता। अगर छीनता है तो राज्य छीनता ही है। इसका मतलब राज्य हस्तक्षेप करता है वितरण के बाद, वितरण प्रक्रिया के दौरान तो कर सकता है, वितरण की प्रक्रिया के बाद कोई हस्तक्षेप करता है बांट, तो ऐसा राज्य क्या है? अन्यायपूर्ण राज्य। और इसको रॉबर्ट नोजिक कह रहा है ऐसा राज्य बर्दाश्त नहीं है। नेक्स्ट टाइम लिखो। नोजिक के अनुसार, लाओ जी लाओ, आज थक गया मैं वैसे भी। लाओ। नोजिक के अनुसार राज्य 2 दशाओं में हस्तक्षेप कर सकता है। नोजिक के अनुसार राज्य 2 दशाओं में हस्तक्षेप कर सकता है। नंबर 1, यदि संपत्ति या प्राथमिक वस्तुओं का संग्रहण, यदि संपत्ति या प्राथमिक वस्तुओं का संग्रहण अन्यायपूर्ण तरीके से किया गया हो। संग्रहण अन्यायपूर्ण तरीके से किया गया। नंबर 2, यदि संपत्ति व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से हस्तांतरित हुई हो, यानी मिली हो, अन्यायपूर्ण तरीके से मिली हो। हाँ, अब देखिए रॉबर्ट नोजिक ये कह रहा है कि राज्य इंटरफेयर नहीं करे, पहली बात तो। फिर वो कह रहा है इंटरफेयर कर सकता है कैसी स्थिति में? तो इसका मतलब रोल्स के सिद्धांत को ही मानता है, इंटरफेयर कर सकता है उसी दशा में जब उसने कहा कि संपत्ति का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, अगर वह गलत तरीके से करता। मान लीजिए उसने टैक्स चोरी करके संपत्ति का संग्रहण किया हो, मान लीजिए उसने 2 नंबर में सामान वस्तुएं बेचकर कलेक्शन किया हो। भाई वो फर्म में तो था, परंतु उसने मान लो 2 नंबर में बेच दिया, बिना बिल बुक के बेच दिया, राज्य के रूल्स रेगुलेशन का विरोध करके बेच दिया। भाई मान लो जीएसटी आए, आप आए कि साहब सामान दो, जीएसटी लगाए 18%, आपसे सामान कम ले जा रहे हैं, सबको जीएसटी लगानी है, और मैं कहूँगी जीएसटी मत दो, चलो आप कच्चा बिल, आपने कहा कच्चा बिल ले जाओ, 18% खा गया, तो 18% की जो संपत्ति है मेरी बढ़ती जाएगी। तो मैंने प्रक्रिया में क्या किया? छेड़खानी की, तो मेरी संपत्ति होगी संग्रहित। तो अब राज्य को अगर पता चलता है कि आपने गलत तरीके से संपत्ति का संग्रहण किया, जैसे आज भी मान लो इनकम टैक्स छापा डालता है, तो इनकम टैक्स से डरने की जरूरत ही नहीं है। मान लो मैंने ईमानदारी से कमाए तो इनकम टैक्स कर ले, क्या करेगा? कुछ ही नहीं कर सकता मेरा। परंतु मैंने गलत तरीके से संपत्ति, इनकम टैक्स क्या करता है? खर्च को तो पूछता ही नहीं ना। वो तो ये है आपके पास कि मान लीजिए पैसा आया, कहाँ से आया? ऐसे कभी नहीं कहता आपने खर्च क्यों किए, आप तो 2 करोड़ खर्च करो, उसको क्या मतलब महीने के? वो ये कहेगा खर्च तो कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, बाजार में चला गया पैसा, कि 2 करोड़ लाए कहाँ से खर्च करने के लिए? तो अब आपको आए कहाँ से? तो बिल तो हमें, आप सोर्स बताओ, हमें इनकम का सोर्स बताओ। जैसे मान लो किसी के पास 1500 करोड़ की संपत्ति मिली, तो उसने कहा ये कहाँ से लाया? भाई साहब कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है इसका, संपत्ति का कोई सोर्स नहीं है, तो इसका मतलब चोरी की, चोरी मानता है उसको इनकम टैक्स। तो फिर इनकम टैक्स उस पर लगाता है कि आप संपत्ति आपके अधीन थी, आपकी ये संपत्ति, दूसरे का नाम लिखा होता तो कर देता। मान लो बाइक चोरी की आपने, गाड़ी चोरी की, तब तो उसको पता चल जाता है, परंतु रुपये पर तो नाम लिखा हुआ नहीं है, चांदी की ईंटों पर नाम लिखा हुआ नहीं है। तो अब वो क्या करता है? उस पर टैक्स लगाता है कि हम अब जो मिला है, मान लो 10 ईंटें मिली हैं या 1 लाख की हैं, तो हम 30% आपके टैक्स लगाएंगे, 70 रुपये आप रख लो। 70 रुपये लगकर उसको रखकर वैलिड भी कर देता है। तो राज्य जब आपके पास संग्रहण होता है, तो राज्य कभी भी ऐसा मूल्यांकन कर सकता है कि आपकी संपत्ति सही है या नहीं है।
अगर आपकी संपत्ति गलत पाई जाती है तो राज्य आपकी संपत्ति को छीन सकता है। बांटे नहीं कह रहा, छीनने की बात कर रहा, राज्य ऐसा इंटरफेयर कर सकता है। दूसरे नंबर पर एक तो संपत्ति आपने कमाई वो है, दूसरी संपत्ति आपको कहीं से मिली है। मिली ही में क्या है, मान लीजिए माता के पास, पेरेंट्स के पास, दादा दादी के पास संपत्ति थी, आपको मिली। आप 4 बेटे बेटी थे, चारों को बराबर मिली, ठीक है। परंतु मान लीजिए आपने अकेले ने ले ली, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी संपत्ति, छिपी हुई संपत्ति भी मिल सकती है। वो ये भी कह रहा है कि किसी को खजाना भी तो मिल सकता है, किसी की लॉटरी भी लग सकती है। कमाई थोड़ी है उसने, प्रक्रिया से थोड़ी है। तो वो कह रहा है कि अब जो आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसी संपत्ति जो वास्तव में सब जो बंटवारा होना, सबको बंटवारा होना चाहिए था। अगर आपके पास अकेले के पास ज्यादा है, किसी से ली है आपने, या किसी से आपने चुरा भी सकते हो ना संपत्ति। तो चुराना है, जैसे पहले वाले में तो कलेक्शन कर लिया उसने, दूसरे वाले में वो दूसरी संपत्ति चुरा सकता है। अगर आपने ऐसा किया है तो वह भी क्या है, हस्तक्षेप करने योग्य, न्यायपूर्ण है। तो 2 तरीकों में वहां आपका हक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संपत्ति आपने सही तरीके से नहीं कमाई, इसलिए आपका हक नहीं है, अधिकार नहीं है। और संपत्ति आपने सही तरीके से अधिग्रहण नहीं किया, तो ये भी गलत है। मान लीजिए कोई कंपनी है, ऑक्यूपाई करती है, लैंड को ऑक्यूपाई करती है, किसानों को कम पैसा देती है, नियमों के खिलाफ जाकर कार्य करती है, तो सरकार ऐसा कर सकती है। फिल्मों में दिखाया जाता है, बॉलीवुड मूवी में, कि साहब बस्ती को हटा दिया जाता है, पैसे नहीं दिए जाते। तो वो क्या है, लॉजिक कह रहा है उस पर आपका हक नहीं है। आपने गलत तरीके से ऐसा किया तो आपका हक नहीं है उस पर, उसी का हक अधिकार था जो था उसका। अगर आप ऐसा करते हो तो राज्य क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। नेक्स्ट आगे लिखो। हाँ, नेक्स्ट में सीखो। नोजिक ने अधिकारिता सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा है, नोजिक ने अधिकारिता सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि यदि संपत्ति का संग्रहण और हस्तांतरण, यदि संपत्ति का संग्रहण और हस्तांतरण न्यायपूर्ण हो तो राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। संपत्ति का संग्रहण और हस्तांतरण न्यायपूर्ण हो तो राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसका वो कह रहा है कि राज्य, जो व्यक्ति ने कमाया वो व्यक्ति का ही है, और जो राज्य है उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो कह रहा है कि वह उसकी मेहनत का प्रतिफल है और उस पर उस व्यक्ति का हक होता है। परंतु रॉबर्ट नोजिक ये कह रहा है कि इसको अगर न्याय सिद्धांत के स्वरूप को देखें तो इसके 2 स्वरूप होते हैं। एक स्वरूप होता है हिस्टोरिकल, चेंज आप कर सकते हो। दूसरा होता है साध्यमूलक, कि क्या उद्देश्य है। ये तो ये हो गया कि राज्य हस्तक्षेप करे, गलत किया तो गलत नहीं किया तो राज्य हस्तक्षेप नहीं करे। परंतु इसके अलावा भी एक लॉजिक कह रहा है, न्याय सिद्धांत हो सकता है जो साध्य मूलक होता है। वो कैसा होता है कि राज्य हस्तक्षेप नहीं करे, उसने कह दिया, तो फिर क्या हो, ऐसा भी ऑप्शन विकल्प है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से पैसे दे सकता है। मान लीजिए किसी ने संग्रहित संपत्ति का त्याग कर दिया, किसी ने अधिग्रहित या हस्तांतरित उस संपत्ति का त्याग कर दिया। इसको रॉबर्ट नोजिक ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट कहता है। इसको रॉबर्ट नोजिक त्याग का सिद्धांत कहता है, दान का सिद्धांत कहता है। जो डोनेट करते हैं ना, तो डोनेट करने के लिए बाध्य थोड़ा किया राज्य ने। अब मेरे पास संपत्ति, किसी के पास संपत्ति है तो वो अगर दान दे देता है तो राज्य कह रहा है कि हर एक व्यक्ति को उतना जितना उसे कोई देना चाहता है, तो उसको राज्य नहीं दिलाएगा। मान लीजिए ऐसी व्यवस्था है, उसके बाद कोई व्यक्ति दे रहा है कि मैं साहब इनको दान दूंगा गरीबों को, या स्कूल बनाऊंगा, ठीक है बना दे, राज्य मना नहीं करता। आज भी राज्य मना नहीं करता, दे सकता है। परंतु मान लीजिए कि वो डोनेट कर रहा हो 10 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, और लोग ये कहें कि नहीं इसको तो मैं लूंगा, मैं उसको लूंगा, ये उनका हक नहीं है। वो ये तय करेगा कि किस किस को कितना कितना दूंगा। तो उसकी संपत्ति जब डोनेट कर दी तो उसकी तो है ही नहीं संपत्ति, उस संपत्ति पर हक किसका होगा? जो जिस राज्य का नहीं होगा, जिस जिसको वो देना चाहता है उसी का हक होगा। दूसरे को नहीं। मान लीजिए 10 रुपए देना चाहता हूँ, 15 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, तो आपको ऐसा क्यों मैं 10 रुपए लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देने वाले ने तय कर दिया कि जिस जिसको जितना जितना वो देना चाहे उतना उतना ही उसको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता।
क्योंकि देने वाले की इच्छा पर निर्भर है। उसको साध्य मूलक सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नोजिक का न्याय सिद्धांत दो स्वरूपों में दिखाई देता है। नोजिक का न्याय सिद्धांत दो स्वरूपों में दिखाई देता है। नंबर 1, नोजिक का न्याय सिद्धांत दो स्वरूपों में दिखाई देता है। नंबर 1, ऐतिहासिक मूलक सिद्धांत। नंबर 1, ऐतिहासिक मूलक सिद्धांत। ऐतिहासिक लिख दो, चाहे मूलक का मतलब उद्देश्यपूर्ण। ऐतिहासिक मूलक सिद्धांत, और दूसरा है साध्य मूलक सिद्धांत। ऐतिहासिक मूलक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, साध्य सिद्धांत, साध्य मूलक सिद्धांत। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऐतिहासिक स्वरूप के अनुसार व्यक्ति की संपत्ति का ऐतिहासिक स्वरूप में मूल्यांकन किया जा सकता है। यदि इतिहास में प्रक्रिया में अन्याय हुआ हो तो, यदि इतिहास में प्रक्रिया में अन्याय हुआ हो तो उसमें संशोधन किया जा सकता, उसमें राज्य द्वारा, ये लिखो, उसमें राज्य द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अतः इसे क्षतिपूर्ति या संशोधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अतः इसे क्षतिपूर्ति या संशोधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका मतलब रॉबर्ट नोजिक ये कह रहा है कि किसी भी समय या कभी भी कालांतर में अगर ये पता चलता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी की ज़मीन हड़प ली है और अब पता चलता है कि वो ज़मीन उसकी नहीं थी, उसने उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया, प्रक्रिया में न्यायपूर्ण हुआ, तो प्रक्रिया के अंदर इंटरफेयर नहीं करने देता। नोजिक रोल्स इंटरफेयर करने की बात कहता है। वो कह रहा है कि प्रक्रिया को ध्यान में रखोगे, फिर भी उसके बाद किसी ने न्याय कर लिया और अब पता चलता है कि ये तो 20 साल पहले ज़मीन इसकी थी नहीं, या आज मान लो 33 साल पहले, 20-25 साल पहले इस व्यक्ति ने फर्जी मार्कशीट से डिग्री ले ली या नौकरी कर लिया, तो अब वहाँ से क्या होता है, संशोधन होता है। नोजिक की थ्योरी को आज भी राज्य में अप्लाई किया जाता है। उस पीछे से हम ये चलते हैं कि इतना पीछे था, तो अब उसको छीना जा सकता है। तो अब तो क्या करें, मान लो उसने ले ली, पैसे रिकवरी करी जा सकती है, वापस रिकवरी के आदेश भी होते हैं। मान लो कि थर्ड ग्रेड टीचर में नौकरी कर ली और पता चला कि वो फर्जी मार्कशीट थी, उसकी थी नहीं, वेरिफिकेशन होता है। इतिहास में अगर गलत हुआ है तो उसे सही नहीं ठहराया जाएगा, ये नोजिक कह रहे हैं। अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ है तो आज उसमें हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अगर इतिहास में अन्याय हुआ तो आज अन्याय करोगे, ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रक्रिया के में अन्याय किया है, इसलिए उसमें संशोधन किया जा सकता है, क्षतिपूर्ति की जा सकती है, हम किसी को पैसे दिला भी सकते हैं। आपने किसी को पैसे नहीं दिए लगातार, तो अब जो पैसे बनते हैं उसको दिला सकते हैं। वो अब आपकी संपत्ति भी हड़प सकता है राज्य, तो राज्य इतिहास में संशोधन कर सकता है, ऐतिहासिक मूल्यांकन कर सकता है। नेक्स्ट नंबर 2, जैसे सर संपत्ति पहले संपत्ति का अधिकार दिया गया था, किसी के पास ज्यादा संपत्ति थी, हाँ अब उसको संशोधित करके कानूनी अधिकार बना दिया। हाँ, वो मौलिक अधिकार नहीं है, अब कानूनी अधिकार हो गया, वरना तो उसको देता नहीं था। कि मूल अधिकार के लिए राज्य को जैसे छीनने जाता, राज्य कोर्ट में चला जाता, कैसे छीनेगा, तो उसको चेंज ही कर दिया फिर कि ये तो
मुआवजा देकर भी नहीं लेने देगा ना, कोई कहते नहीं निकालने दूंगा सड़क, ले नहीं सकता था राज्य, अब ले सकता है मुआवजा देकर, कानूनी अधिकार के थे। साध्य मूलक में लिखो, नोजिक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से उतना ही लिया जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति से उतना ही लिया जा सकता है जितना वो देना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति से उतना ही या उतनी ही संपत्ति ली जा सकती है जितनी वो देना चाहता है, और हर व्यक्ति को उतनी ही संपत्ति दी जा सकती है, और हर व्यक्ति को उतनी ही संपत्ति दी जा सकती है जितनी उसे कोई देना चाहता हो, जितनी उसे कोई देना चाहता हो। नेक्स्ट लाइन, नोजिक ने रोल्स के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। नोजिक ने रोल्स के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया।